नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, जितने भी जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन असिस्टेंट स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछे गए थे और अलग अलग शिफ्टों में जो पेपर हुए थे उन सब में ये पूछे गए थे। तो इन सब क्वेश्चंस को देखेंगे और डिटेल से भी डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब भी आपको हेल्प मिल सके। और इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। कुछ पीडीएफ्स हमारी पेंडिंग भी पड़ी हैं, वो भी आपको प्रोवाइड जल्दी ही करवा दी जाएंगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं द चौरी चौरा इंसिडेंट लेड टू द विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मास मूवमेंट। तो बोलते हैं कि चौरी चौरा की घटना ने निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन को वापस लेने का जो है वो कारण बना था। अगर हम चौरी चौरा मूवमेंट की बात करते हैं तो ये चौरी चौरा की मूवमेंट जो था वो 1922 में जो था वो हुई थी। इस मूवमेंट में बेसिकली हुआ क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए। इस मूवमेंट में जो है वो क्या हुआ था, इस मूवमेंट में भीड़ इकट्ठी हुई थी पुलिस स्टेशन के बाहर और भीड़ इतनी ज़्यादा बेकाबू जो था वो हो गई थी कि 22 जवानों को जो था वो थाने के अंदर ही जो था वो जिंदा जला दिया गया था। ये घटना जो था वो चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी और इसीलिए इसे चौरी चौरा घटना जो है वो बोला गया। गांधी जी उस टाइम लीड कर रहे थे मूवमेंट्स को, अलग अलग मूवमेंट्स को। तो गांधी जी को बहुत ज़्यादा धक्का यहाँ से लगता है और वो यहाँ से जो है वो निर्णय लेते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको जो है वो विड्रॉ कर लेंगे, उसको जो है वो वापस ले लेंगे। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद गांधी जी को अशांति फैलाने के आरोप में जो है 6 वर्षों के लिए जेल की सजा भी जो था वो सुनाई गई थी। अगर हम मूवमेंट्स की ही बात करते हैं तो देखिए, गांधी जी का आगमन ही हुआ था इंडिया में। अभी उन्होंने अलग अलग आंदोलन लीड करना स्टार्ट किए थे। इसमें से सबसे पहले इन्होंने जो है चंपारण में 1917 में एक आंदोलन लीड किया था। उसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में, उसको भी लीड किया था। खेड़ा आंदोलन को लीड किया था। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट 1919 में जो था वो आया था और रॉलेट एक्ट के बाद जो है वो 1919 में ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो था वो हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है वो एक असहयोग आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। ये जो असहयोग आंदोलन था इसका प्रस्ताव बनाया गया था और इस प्रस्ताव में जो है वो ये कहा गया था कि असहयोग मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे, ये जो है वो बेसिकली जो है वो बोला गया था। सरकार को कर देने से मना करने जैसी सीधी कार्रवाई भी इसमें शामिल जो था वो की गई थी। परंतु इसके बाद ही लोग कहीं अलग अलग इलाकों में जो है वो थोड़े अग्रेसिव होने लगे और चौरी चौरा में भी जो है यही हुआ। गांधी जी के द्वारा जो है वो वायसराय को दी गई धमकी थी एक, और उसके बाद चौरी चौरा एक उत्तर प्रदेश का जिला हुआ करता था। 5 फरवरी 1922 को यहाँ पर ये घटना घटती है जहाँ पर 22 पुलिस वाले जिंदा जो था वो जला दिए गए थे और उसी से गांधी जी को धक्का लगा तो इसलिए उन्होंने ये असहयोग आंदोलन वापस जो था वो ले लिया था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आपको यहाँ से जो है वो पता चल गया कि कब वापस लिया गया था, किसके द्वारा वापस लिया गया था, क्या पूरी बात हुई थी। गांधी जी के स्टार्टिंग के आंदोलन बेसिकली पढ़े तो आपके ने होंगे ही, ये रिवाइज भी आपने साथ में जो है वो कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इशू वॉज एक्सपेक्टली इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द पूंची कमीशन 2007। तो बोलते हैं कि ये पूंची कमीशन जो था वो 2007 में जो था वो आया था। अब बोलते हैं कि पूंची आयोग के संदर्भ में बोलते हैं कि कौन सी शर्तों को जो है वो स्पष्ट जो है वो मुद्दा इनमें से कौन सा मुद्दा ऐसा था जो पूंची कमीशन में स्पष्ट रूप से जो था वो शामिल किया गया था। अगर हम पूंची कमीशन की बात करते हैं कि ये पूंची कमीशन आखिर आया कब था, क्या इसमें बात कही गई थी, तो एक तो बात यहाँ पर क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाती है कि ये जो पूंची कमीशन आया था ये 2007 में जो था वो आया था। अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन जो है वो दी गई है कि डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो है PSU में डिस इन्वेस्टमेंट की इसके द्वारा बात की गई थी। दूसरा बोलते हैं कंडक्ट ऑफ स्टेट इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस को कंडक्ट करने की यहाँ पर बात की गई थी। फॉरेन पॉलिसी पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी पावर को लेकर यहाँ पर पूंची कमीशन में बात की गई थी। और आगे बोला गया है लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जो सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव संबंध होते हैं उनकी इसमें जो है वो बात की गई है। अगर हम पूंची कमीशन की बात करते हैं तो पूंची कमीशन में बेसिकली बात ही की गई है लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। पूंची कमीशन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर ये सेकंड कमीशन बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अप्रैल 2007 में बनाया गया था। मदन मोहन पूंची थे जो इसके चेयरमैन जो था वो बनाए गए थे। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था वो हुआ करते थे। अब इनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया जाता है, फिर बाद में चलकर जो है वो कुछ ये जो है वो रिकमेंडेशंस भी इसको लेकर जो है वो देते हैं। परंतु लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट जो है वो पूंची कमीशन के संदर्भ में जो है सबसे सही स्टेटमेंट जो है वो मानी जाती है।
अगर हम यही बात करते हैं कि सेंटर स्टेट के रिलेशंस को लेकर किस तरह के कमीशन जो था वो बनाए गए, या फिर कौन कौन से कमीशन आपको याद रखने हैं, तो वो भी जो है वो आप जान लीजिए। अगर इंपॉर्टेंट कमीशंस की हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट कमीशन जो है वो जब से भारत को आज़ादी मिली, जब से इलेक्शन यहाँ पर होना स्टार्ट हुआ, तब से ही इंपॉर्टेंट कमीशन बनाना जो था वो स्टार्ट कर दिया गया था। इसी संदर्भ में 1966 में हमें एक ARC देखने को मिलता है। ARC था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था, ये 6 मेंबर एक कमीशन बनाया गया था 1966 में। इसमें जो है वो मुरारजी देसाई जो है वो इसके चेयरमैन जो था वो बनाए गए थे। बाद में चलकर के हनुमंथाया को जो है वो इसका चेयरमैन जो था वो बनाया गया था। और उसके बाद 1969 में हमें एक और कमीशन देखने को मिलता है, राजमन्नार कमेटी कर। ये जो राजमन्नार कमेटी थी, ये 1969 में जो था वो बनाई गई थी। 1969 में से तमिलनाडु गवर्नमेंट DMK के द्वारा जो था वो बेसिकली बनाया गया था। ये 3 मेंबर कमेटी जो था वो बनाई गई थी। ये डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में जो था वो बनाई गई थी। तो ध्यान रखना कि राजमन्नार कमेटी कौन से ईयर में और कौन से स्टेट ने अपॉइंट की थी। इसने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। और इसके बाद जो है वो एक अनंतपुर साहिब कमेटी या फिर अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है वो आता है, जो कि अकाली दल के द्वारा प्रपोज किया गया था 1973 में। पंजाब में ये जो था वो बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है। एक वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम आता है, ये 1977 का है। ये कम्युनिस्ट के द्वारा लेड किया गया था। और ये भी ध्यान रखना है आपने कि इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन आता है, वो है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर ही बनाया गया था। RS सरकारिया की अध्यक्षता में बनाया गया था। ये रिटायर्ड जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के। 1983 में ये सरकारिया कमीशन जो था वो बनाया गया था। सरकारी कमीशन ने भी कुछ जो है वो अपनी रिकमेंडेशन जो था वो दी थी। और सरकारी कमीशन के बाद आता है ये पूंची कमीशन। पूंची कमीशन जो था वो कौन से ईयर में आया था? ये अप्रैल 2007 में अपॉइंट जो था वो किया गया था। क्या ये कमीशन आपको सारे के सारे याद रखने हैं? बिल्कुल, ये कमीशन सारे के सारे आपको याद रखने हैं। कई बार HAS में इनको मैच करने को देते हैं। कई बार ये HPRC के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे यहाँ पर पूछा गया है। और कई बार जो है वो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा कमीशन कौन से ईयर में जो था वो आया था। तो हर एक संदर्भ में जिस भी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाए, आप कैपेबल होने चाहिए आंसर करने के लायक। तो कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करते रहें। अगर रिवाइज करेंगे तभी याद जो है वो रख पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं एन इलेक्ट्रिकल टोस्टर कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू। तो इलेक्ट्रिकल टोस्टर की हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल टोस्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट जो है वो करता है। इलेक्ट्रिकल टोस्टर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिकल टोस्टर जो है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होती है। ना ही ये पोटेंशियल एनर्जी में होती है, ना ही केमिकल एनर्जी में होती है, ना ही लाइट एनर्जी में होती है। ये कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये जो है ना थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी में इसको एक तरह से कन्वर्ट कर देती है। और उसी हीट एनर्जी से जो इसके अंदर ब्रेड आपने डाला होता है वो टोस्ट होकर जो है वो बाहर जो है वो निकलता है और तभी इसको टोस्टर जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल टोस्टर जो है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। परंतु अगर आप देखेंगे ना कि जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था HPRC के द्वारा, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने इसका आंसर जो है वो गलत जो था वो किया था। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पढ़े हैं और पेपर में टाइम होता है लिमिटेड, और उसमें फटाफट लाइट एनर्जी कर देंगे या तो पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे, केमिकल एनर्जी कर देंगे। क्योंकि आपको चाहिए एक ऐसा आंसर जो आपको पता ना हो। क्योंकि यहाँ पर आंसर बेसिकली अगर आपको पता है कि थर्मल एनर्जी ही हीट एनर्जी है और हीट से ही वो ब्रेड पकेगा और टोस्ट होकर बाहर निकलेगा, तब तो आप ठीक कर देंगे। अगर आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई लाइट एनर्जी जनरेट होती होगी जहाँ से वो ब्रेड पकेगा, तब वैसा भी दिमाग चलता है, केमिकल का भी दिमाग चल सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी दिमाग उस टाइम चल सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो थर्मल एनर्जी ध्यान रखना है इसका आंसर। अब ऐसी ही डिवाइसेस की हम बात करते हैं कि डायनेमो होता है। डायनेमो जो है वो कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। कई बार तो सोलर सेल का पूछ लिया जाता है। सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट जो है वो करता है। कैंडल होता है। कैंडल की अगर हम बात करें तो कैंडल जो है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। कैंडल का ध्यान रखना कि पहले केमिकल एनर्जी होती है, उसको वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक विंड टर्बाइंस आपने देखे होंगे। विंड टर्बाइंस जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट जो है वो करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल देखा होगा। इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो केमिकल एनर्जी उसमें होती है, उस केमिकल एनर्जी को बेसिकली वो जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर आपने देखी होगी। इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट जो है वो करती है। लाउड स्पीकर आपने देखे होंगे। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी के रूप में जो है बाहर निकल कर आती है। माइक्रोफोन जो आपने देखे होंगे वो
साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट जो है वो करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेज हैं। एक सितार आता है, सितार का क्वेश्चन HPSSC ने बहुत पहले पूछा था। सितार ये बजाने वाला सितार है, ये मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो साउंड एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट जो है वो करता है। सितार का भी ध्यान रखना। एक थर्मल पावर प्लांट ही आते हैं, थर्मल पावर प्लांट जो है थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे आपने ध्यान रखने हैं कि कौन सी डिवाइस किस एनर्जी को जो है वो किस में कन्वर्ट करती है। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट आती है, परंतु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई, वही आपको याद भी रखनी है और उनको लेकर आगे भी बढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए, साथ में आप तैयारी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए भी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए ये जो पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी की टेस्ट सीरीज है, इसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप जो है वो इन दोनों एग्जाम की तैयारी जो है वो एक ही टेस्ट सीरीज से कर पाएंगे। मतलब बार बार आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली भी आपके लिए रहेगा। अब देखिए जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि पटवारी की जिस बच्चे ने पटवारी के एग्ज़ाम भरा है उसने पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम नहीं भरा होगा। तो इन एग्ज़ाम्स को भी एक दूसरे के साथ लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही लिंक कर आप स्लॉट 4 में जुड़ सकते हैं ताकि टाइमली आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकें। अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अलग से वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो है वो सिलेबस थोड़ा अलग है, उसकी टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और ये जो पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की टेस्ट सीरीज है, इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, कमेंट बॉक्स में भी हैं, वहां से जुड़ जाना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे, विच सिटी सॉ द मोस्ट सक्सेसफुल वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज WPP स्ट्राइक इन 1928। तो ये वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज एक इस तरह की स्ट्राइक जो था वो हुई थी, WPP कर जिसको बोलते हैं। ये जो वर्कर्स यानी कि श्रमिक और किसान दलों का जो है वो हड़ताल देखने को 1928 में मिली थी, वो कहाँ पर देखने को जो था वो मिली थी, तो वो हमें बॉम्बे में देखने को मिली थी। बॉम्बे इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है आपका कि ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत कम याद रखते हैं। आप जो बेसिकली जो मूवमेंट्स होती हैं उनमें याद रखेंगे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गई वो याद रख लेंगे, परंतु इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है कि ये कौन से ईयर में स्ट्राइक हुई थी। ये 1928 में जो था वो हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये बॉम्बे में हुई थी। अगर हम ऐसी ही पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में याद रखना स्टार्ट करेंगे तो हमें जो है वो मोपला विद्रोह से याद रखना है। मोपला विद्रोह एक हुआ था मालबार कोस्ट में जो था ये हुआ था। एक इसी तरह का इंडिगो विद्रोह जो था वो हुआ था। इंडिगो विद्रोह मतलब नील क्रांति जो हुई थी, ये जो इंडिगो रिवल्ट हुआ था ये जो है वो 1959 में हुआ था। और उसके बाद जो है वो पाबना विद्रोह जो था वो हुआ था। अगर हम पाबना विद्रोह की बात करते हैं तो ये बंगाल में जो था वो हुआ था। डेक्कन राइट्स हुए थे 1875 में, ये डेक्कन राइट्स जो था वो हुए थे। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये 1918 में हुआ था। इक्का मूवमेंट हुआ था, इक्का मूवमेंट जो है वो 1920 में जो था वो हुआ था। और वैसे ही हमें ये वर्कर पीजेंट पार्टी स्ट्राइक भी देखने को मिलती है। ये स्ट्राइक हमें जो है वो कौन से ईयर में देखने को मिलती है, 1928 में देखने को मिलती है। अब देखिए ये जो वर्कर पीजेंट मूवमेंट्स हुई थी ये 1928 में हुई थी, और यहाँ पर इसी साल हमें देखने को मिलता है कि किसानों की ताबड़तोड़ मूवमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर होती हैं। एक जो है वो बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई थी, ये 1928 की सबसे बड़ी स्ट्राइक मानी जाती है और अप्रैल 1928 से शुरू होती है, कई महीनों तक ये चलती है। बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा काम की परिस्थितियों और मजदूरी में जो कटौती की जाती थी उसके विरोध में ये की गई थी। वैसे ही हमें साउथ इंडिया रेलवे स्ट्राइक भी देखने को मिलती है, ये भी 1928 में हुई थी। और ये हड़ताल जो है वो कंपनी द्वारा 3100 से अधिक श्रमिकों को निकाल देने के बाद जो था वो हुई थी। एक जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील जिसको टिस्को बोलते हैं, टिस्को जो स्ट्राइक हुई थी वो भी हुई थी। ये जमशेदपुर में हुई थी, 1928 में ये हुई थी। जमशेदपुर में टाटा के मजदूरों ने भी जो है वो अपनी मांगों को लेकर एक लंबा संघर्ष जो था वो किया था। तो इस तरह की मूवमेंट जो है वो होती रही हैं, और अभी से नहीं, ये बहुत पहले से जो था वो होती रही है यहाँ पर। तो ये मूवमेंट भी आपने जो है वो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1905 हेल्ड अंडर हुज प्रेसिडेंसी इज नॉन फॉर अडॉप्टिंग द स्वदेशी रेजोल्यूशन। तो बोलते हैं कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का सत्र आयोजित किया गया था, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पर जो है वो स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाने के लिए जो है वो
इसको जाना जाता है। अगर हम 1905 में बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वैसे तो अलग अलग ईयर में जो है वो अलग अलग सेशन हुए हैं। 1905 का जो सेशन है वो बनारस में हुआ था, और ये जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1905 का सेशन ये गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में जो था वो हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में ये होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इस दौरान जो है वो जो स्वदेशी रेजोल्यूशन था उसको अपनाने के लिए इसको जो है वो जाना जाता है। 1905 में ही हमें ये सेशन बनारस में देखने को मिला था, ये बात भी ध्यान रखना। अगर हम अलग अलग सेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपने ध्यान रखना है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला सेशन हुआ था, ये बम्बई में जो था वो हुआ था, और ये WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद 1886 में दूसरा सेशन होता है, ये होता है कोलकाता में। कलकत्ता में ये सेशन जो है वो होता है, और दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो है वो होता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो 1893 का सेशन भी प्रिजाइड किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही जो है वो इसके बाद जो है वो 1906 का कलकत्ता का सेशन जो है वो फिर से जो है वो प्रिजाइड किया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने जो है वो 1906 में जो कलकत्ता में सेशन प्रिजाइड किया था, उसी में ही स्वराज शब्द का प्रथम प्रार जो है वो प्रयोग भी वहाँ पर किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी का वो सेशन भी आपने जो है वो याद रखना है। और हम 1886 के बाद अगर तीसरे सेशन की बात करते हैं, 1887 में तीसरा सेशन जो था वो हुआ था, और 1887 का ये सेशन जो है वो पहली बार जो है वो किसी मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा प्रिजाइड किया गया था। तो ये जो है वो सबसे पहले सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इसके जो था वो बने थे। और वैसे ही उसके बाद हमें 1888 में चौथा सेशन देखने को मिलता है, जहां पर पहली बार किसी अंग्रेज को जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, और वो जॉर्ज यूले को जो था वो बनाया गया था। जॉर्ज यूले जो था वो पहली बार जो था वो बने थे। तो इतना सब आप यहाँ से जो है वो ध्यान रखेंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट टर्म द स्टेट इन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शैल हैव द सेम मीनिंग इन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो भाग 4 में जो DPSP दिए गए हैं उसमें भी है, और बोलते हैं राज्य शब्द का वही अर्थ इसमें जो है वो भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट है उसमें भी जो है वो दिया गया है। अगर आप बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर आपने अलग अलग आर्टिकल जो है वो पढ़े होंगे। कुछ एक कॉमन चीज़ें भी वहाँ पर आपको देखने को जो है वो मिलती हैं। तो कौन सा आर्टिकल जो सेम मेरा स्टेट का मतलब जो है वो बताता है, वो कौन सा आर्टिकल जो है वो यहाँ पर आएगा? तो एक आर्टिकल नंबर 36 जो है वो आता है, सबसे पहला आर्टिकल जो DPSP में आता है, आर्टिकल नंबर 36। इसमें ये बात की गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। इसमें ये बोला गया है जो फंडामेंटल राइट्स में राज्य शब्द का अर्थ है वही जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भी जो है वो होगा। तो ये इसमें जो है वो बेसिकली बात की गई है। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो देखिए कितने घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आर्टिकल नंबर 36 आपने बहुत बार पढ़ा होगा, परंतु क्वेश्चन को किस रूप में जो है वो डिजाइन किया गया है। यहाँ पर बेसिकली ये पूछा गया था कि भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भाग 4 में जो राज्य का शब्द है वो वही होगा जो भाग 3 में भी है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर 36 में जो है वो की गई है। ठीक है जी, तो ये क्लियर हुआ आपका। अगर हम DPSP की बात यहाँ पर कर लेते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पर आपने देखना है कि अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स जो है वो आते हैं। एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है वो आते हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आते हैं, और उसी तरह एक गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल, और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल भी जो है वो आते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल भी जो है वो आते हैं। और अगर हम बात इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की करते हैं, तो एक हमने कुछ दिन पहले ही अभी कल परसों ही करंट अफेयर में पढ़ा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल नंबर 44 में जो है वो आता है। एक आपने ये जो है वो अभी ध्यान रखना है। एक जो इंपॉर्टेंट वन है उसमें एक आर्टिकल नंबर 40 भी आता है। आर्टिकल नंबर 40 जो है वो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की। और एक आर्टिकल नंबर 48 है जो गौ की जो हत्या होती है, स्लॉटर ऑफ काऊ होती है, उसके ऊपर जो है वो रोक जो है वो लगाता है। एक
का आपने वो ध्यान रखना है। एक आर्टिकल नंबर 39A भी आता है जो बात करता है इक्वल जस्टिस टू ऑल, प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, गरीबों को जो है वो लीगल एड भी जो है वो फ्री में दी जाए, उसकी वो बात करता है। वैसे बहुत सारे DPSP हैं, तो फिलहाल इतना ही याद रखते हैं। आगे बोलते हैं हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन 11th शेड्यूल फॉर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मैंने एक बार नहीं हजारों बार आपको शेड्यूल्स के बारे में बताया है, और जब भी मैंने शेड्यूल्स के बारे में बताया है 11वां और 12वां शेड्यूल मैंने जोर देकर याद करवाया है कि इसमें आपने ये भी याद करना है कि कितने मैटर जो है वो आते हैं, और यहाँ पर वही पूछा गया है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट आर लिस्टेड, कितने सब्जेक्ट जो है वो 11th शेड्यूल में जो है वो लिस्टेड है। 11th शेड्यूल में जो है 29, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 29 मैटर जो है वो आते हैं। जब मैंने 11th शेड्यूल का बताया था, तो अगर आपने नोट किया है तो अपने नोट्स उठाकर देखना, मैंने जो है वो साथ में 12th शेड्यूल का भी जो है वो बताया है। 12th शेड्यूल में जो है कितने मैटर दिए गए हैं, 12th शेड्यूल में जो है वो 18 मैटर जो है वो दिए गए हैं। 18 मैटर यानी कि 18 सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। जो 11वां शेड्यूल है वो बात करता है पंचायती राज की, और 12वां शेड्यूल जो है वो बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज की। इनके जो है वो मैंने आर्टिकल भी आपको बताए हैं। 11th शेड्यूल का जो आर्टिकल बताया है वो आपको आर्टिकल नंबर 243G जो है वो बताया गया है, और 12th शेड्यूल का जो आर्टिकल बताया है वो 243W जो है वो बताया है। तो ये आर्टिकल भी साथ में जो है वो लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में जो हमारे जो है वो शेड्यूल आते हैं ना, वो सिर्फ मैं आपको 2 ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी यही रिवाइज करने हैं, बहुत आगे तक नहीं जाना है। तो इन 2 को ही अभी याद रखिए, इनके मैटर्स याद रखिए, इनके आर्टिकल याद रखिए एक साथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में व्हाट इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन एडल्ट। तो बोलते हैं किसी एडल्ट में, किसी वयस्क में जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, जिसको आप BP बोलते हैं, वो कितना जो है वो होना चाहिए, उसकी जो सामान्य सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। तो 120 से लेकर 80 mmHg/y के बीच में ये होना चाहिए। ये ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर। देखिए 120 से ऊपर अगर आपका ब्लड प्रेशर चला जाता है तो माना जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है, और अगर 80 से नीचे आपका ब्लड प्रेशर रहता है तो माना जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो है। तो इसलिए कहते हैं कि 80 से 120 के बीच में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो होना चाहिए, तभी आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो माना जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर को जो है वो मेजर करना है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसके लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। तो इसके लिए जो है स्पिग्मो मैनोमीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्पिग्मो मैनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल जो है वो होता है। तो वो ब्लड प्रेशर वाला इंस्ट्रूमेंट भी आपने याद रखना है कौन सा है, उसकी जो रेंज है वो भी जो है वो आपने ध्यान जो है वो रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रेड पॉलिसी इंडिया फॉलोड फ्रॉम 1951 टू 1951 से लेकर 1991 तक जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी थी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1991 के बाद LPG रिफॉर्म आए और इंडिया की ट्रेड पॉलिसी, इंडिया की इकोनॉमी, ये सब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें बदल गई थी, ये आप बोल सकते हैं। परंतु 1951 से लेकर 1991 तक किस तरह की ट्रेड पॉलिसी थी इंडिया की, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इम्पॉर्टेंट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलते हैं यहाँ पर कि जो रिप्लेस किया गया था या फिर सब्स्टिट्यूट किया गया था जो इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इंपोर्ट थे उनको डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था। या फिर एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल, नहीं FDI को तो अभी नहीं एनकरेज किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। लिबरलाइजिंग ट्रेड बाय रिड्यूसिंग द टैरिफ्स, तो लिबरलाइज भी नहीं किया गया था। या फिर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट किया गया था। और बोलते हैं टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, नहीं, अभी एक्सपोर्ट को भी प्रमोट नहीं किया गया था, अभी जो है वो रिप्लेस किया गया था या फिर सब्स्टिट्यूट किया गया था इंपोर्ट को, जो हम बाहर से चीज़ें लेते हैं। सो इनके हमारे पास स्वदेशी का कॉन्सेप्ट एक तरह से जो था वो होता था, इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1999 में LPG रिफॉर्म जो है वो आते हैं, और एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, 3 चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। मतलब आप पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, इंडिया की कंपनियां कहीं पर भी जाकर ट्रेड करेंगी और कहीं से भी आकर कंपनियां इंडिया में ट्रेड इजीली जो था वो कर पाती थी। वैसे कानून बनने लगे, लाइसेंस राज एक तरह से खत्म होने लगा और इंडिया की इकोनॉमी में रिफॉर्म आए, रोजगार मिलने लगे, और आज स्थिति आप देखते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप इन टर्म ऑफ एरिया। तो बोलते हैं एरिया के हिसाब से यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो वो फ्रांस कंट्री यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री जो है वो आती है। अच्छा, फ्रांस सबसे बड़ी कंट्री है। फ्रांस का जो एरिया आता है वो लगभग 5,43,941 स्क्वायर किलोमीटर आता है यूरोप के अगर क्षेत्र में हम बात करेंगे, और स्पेन का लगभग जो है वो 5,05,983 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। जर्मनी का लगभग 3,57,022 स्क्वायर किलोमीटर
किलोमीटर एरिया है। पुर्तगाल का लगभग 92,090 वर्ग किलोमीटर एरिया है। और फ्रांस पश्चिम यूरोप में एक स्थित देश है, जो कि सबसे बड़ा देश इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो आता है। दूसरा आप मुझे कमेंट कर कर बताइए साथ में ही कि जो फ्रांस है उसकी जो है वो कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वो आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे। बता सकते हैं तो स्पेन की भी बताइए, जर्मनी की भी बताइए, पोर्टुगल की बताइए, पुर्तगाल की भी बताइए। रिवीजन आपका यहाँ पर जो है वो हो जाएगा साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच मेजर मूवमेंट ऑफ अवध रीजन डिमांडेड फॉर रिडक्शन इन हायर रेंट्स एंड एबोलिशन ऑफ इलीगल लेवीज। तो बोलते हैं कि अवध क्षेत्र का बोलते हैं प्रमुख आंदोलन कौन सा था जिसने उच्चतर किराए में कमी और अवैध करों को समाप्त करने की मांग जो था वो की थी। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट करके जो है वो बताइए। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। इट वेरी पेशेंस।